कश्मीर में आतंकियों की मौत का मीटर तेजी से भाग रहा है। एक के बाद एक आतंकी ढेर हो रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी अबू दुजाना और उसके एक साथी को सेना और सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद मार गिराया। मगर इस बड़े एनकाउंटर में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है आतंकियों के यार और देश के गद्दार पत्थरबाजों पर। दुजाना को बचाने की साजिश रचने वाला एक पत्थरबाज को भी मौत मिली है, क्योंकि आतंकियों के तमाम पत्थरबाज उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम रहे और देश के जवानों ने आतंकियों के साथ साथ पत्थरबाज को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। अब सवाल यह है कि क्या आतंकियों के साथ इन पत्थरबाजों को भी अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है? इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। इससे पहले हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएं, उनसे बात करें। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ इस तरह लश्कर का टॉप कमांडर अबू दुजाना और उसका साथी मारा गया। सुरक्षा बलों ने घंटों चली मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के हकरीपुरा गांव के एक घर में अबू दुजाना और उसका साथी आरिफ लिलहारी छुपा हुआ था। सुबह के वक्त मुठभेड़ शुरू हुई। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें दुजाना छिपा हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुनीर खान के मुताबिक अबू दुजाना को सरेंडर करने को कहा गया। उसे घर के मालिक और इलाके की मस्जिद के लाउडस्पीकर के जरिए सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया और गोलियां चलाने लगा। इसके बाद उसे खत्म करने का फैसला लिया गया। आतंकियों को खत्म करने के लिए हुए ऑपरेशन में कई दिक्कतें आई। आईजी मुनीर खान के मुताबिक स्थानीय लोगों ने ऑपरेशन में बाधा डालने की कोशिश की। इस दौरान एक नागरिक की भी मौत हो गई। The quantum of fire from their side was very heavy today. It was retaliated and both were neutralized. After the operation was over, properly the bodies were identified. And one was Abu Dujana and the other one was Arif. It was a clean operation, but for civilian casualty of Firdaus Khan of Begambagh and around 5 to 6 injured, pellet injuries and 2 bullet injuries. इस ऑपरेशन में सेना की 15वीं कोर शामिल थी। 15 कॉप्स के जीओसी जेएस संधू के मुताबिक अबू दुजाना पिछले कुछ महीनों से आतंकी गतिविधियों में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं था, बल्कि इन दिनों वो अपनी अय्याशियों में मगन था। Abu Dujana, but in his operational capability in the last 1 year or so, what we have seen, he was not involved in too many operations. So he was more of only enjoying himself here, जिसको हम कहते हैं ना कि वो अयाशी कर रहा था यहाँ पर. He was largely only a nuisance. That's the way I look at it. लश्कर कमांडर अबू कासिम के मारे जाने के बाद दुजाना लश्कर का टॉप कमांडर बन गया था। अबू दुजाना पर 30 लाख रुपए का इनाम था। बहुत अच्छी बात है। आप जितनों को भी पकड़ेंगे या मारेंगे उतना ही वहाँ पे अमन आ जाएगा। मई महीने में पुलवामा से फरार होने में वो कामयाब भी हुआ था, लेकिन इस बार वो सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या आतंकियों को भगाने वाले पत्थरबाजों पर भी कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या कश्मीर घाटी आतंकियों से मुक्त हो पाएगी? और मेरे साथ इस मुद्दे पर कौन कौन है बात करने के लिए मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ इस पैनल में शाहनवाज हुसैन साहब हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर लीडर बीजेपी। मेरे साथ नदीम जावेद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राकेश सिन्हा साहब हैं, आरएसएस आइडियोलॉग। इनामुल नबी हैं, स्पोक्स पर्सन अवाम इत्तेहाद पार्टी कश्मीर से हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और कमल हक साहब हैं, पनून कश्मीर से, कश्मीरी पंडितों का एक संगठन। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और शाहनवाज जी, आपसे इस डिबेट को शुरू करते हैं। शाहनवाज जी, अबू दुजाना जैसे आतंकवादी को मार गिराने में सेना ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की है, और जिस तरह से सेना का रिकॉर्ड कह रहे, सेना का मीटर जिस तरह से भाग रहा है, ऐसा लगता है कि इन आतंकवादियों का अंत जो बचे उनका भी बहुत करीब है। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला को सुना होगा आपने, उन्होंने सटायर मारा, लेकिन सटायर में उनके एक सवाल भी था कि आप मारते रहिए और आ जाएगा ऐसे अमन। देखिए, जो लोग सटायर मारते रहे, हम लोग तो आतंकवादी के खिलाफ एक मजबूत इरादे से हमारी सरकार ने तय किया है कि आतंकवाद का खात्मा जम्मू कश्मीर से करना है। हम आवाम के साथ नरमी रखते हैं, लेकिन आतंकवादियों के साथ कोई नरमी नहीं, पूरी सख्ती के साथ पैरामिलिट्री फोर्स, वहाँ की पुलिस और सेना को पूरी खुली छूट है। अबू दुजाना बहुत से लोगों के मौत का जिम्मेदार था। अबू दुजाना अमरनाथ यात्रियों के
हत्या का जिम्मेदार था और अमरनाथ यात्रियों की जो शहादत हुई थी उसमें भी एक बड़ा रोल उसका था। उसी दिन से ये तय हुआ कि जो आतंकी है उससे कोई नरमी नहीं। वहां पर हम विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, कश्मीर की आवाम को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे दिया बुझने से पहले जोर से जलता है, ये आतंकी इस तरह की कई हरकत कर पाए, लेकिन अब तय कर लिया गया कि इनको ज़मींदोज़ करना है, इनको हटाना है। और उसके लिए जो लोग भी उनकी पैरवी में आते हों, जैसे इनामुल नबी भी हर टीवी चैनल पर आकर इन आतंकियों के मारने पर मातम करते हैं और तरह तरह के सटायर और तरह तरह के सवाल उठाते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि अब ये ख्वाब आपके अधूरे रहेंगे। पाकिस्तान और अपने आका के कहने पर अगर जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करना चाहेंगे तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब एकदम साफ निर्देश है कि आवाम से नरमी और आतंकवादियों से सख्ती। ठीक है, इसमें कोई कंप्रोमाइज तो नहीं। इनका नाम ही है अवाम इत्तेहाद पार्टी, इनकी पार्टी का। तो मुझे लगता है इनको भी ये बात समझ में आ रही होगी। इनामुल नबी जो बात सैयद शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, अवाम इत्तेहाद नहीं है, ये सिर्फ अबू दुजाना जैसे लोगों की शहादत पर मातम करने वाली पार्टी है। मैं पूछ लेता हूं सर उनसे, तो इनामुल नबी, क्या आप अबू दुजाना जैसे लोगों की के मारे जाने पर वहां पर उनके जनाजे में शामिल होने वाली पार्टी है, उस पर दुख जताने वाली पार्टी है, वाकई में अवाम की इत्तेहाद पार्टी है? क्योंकि आप जो नाम रख रहे हैं उसके मुताबिक तो अबू दुजाना के मारे जाने से सबसे ज्यादा फायदा कश्मीर की आवाम को हुआ होगा, हिंदुस्तान की जनता को हुआ होगा। तो आपको इसकी खुशी है कि नहीं कि अबू दुजाना जैसे लोग मारे जा रहे हैं, जिसके बाद घाटी में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शांति आएगी? जनाब, कोई भी मरता तो इंसान है। हम कभी भी खुश नहीं होते अगर कोई मरता है, चाहे वो कोई मिलिटेंट हो, फौजी हो, पुलिस वाला हो या सिविलियन हो। लिहाजा जो आज भी अगर अबू दुजाना की किलिंग के बाद आपने देखा कि किस तरह कश्मीर की आवाम ने उस किलिंग के बारे में रिएक्शन दिखाई, किस तरह वो सड़कों पर निकले। तो आपको लगता है अबू दुजाना इंसान था? गवर्नमेंट की तरफ से अबू दुजाना के बारे में आपने पढ़ा होगा बहुत देर से मीडिया में, सुबह से लेकर अबू दुजाना के बारे में तरह तरह की चीजें हैं। आप तो पत्रकार अपने आप को कहते हैं, आपने पढ़ा होगा अबू दुजाना का क्या करता था, किस तरह याशियां करता था, किस तरह लोगों को मारता था, किस तरह से कश्मीरी लड़कियों के लिए खतरा बन गया था, उसके बावजूद उसकी मौत पर दुख है आपको? किस चीज को आरिफ जो उसके साथ दूसरा लड़का मारा गया, किस चीज ने उसको गन उठाने पर मजबूर किया? उसकी बेचारी की थी हिस्ट्री नहीं है। उसका कंडक्ट आपको कहीं से भी इंसानों वाला लगता है? जो मारा गया खंडवारा का लास्ट इसी साल फरवरी 17 को सोपोर एनकाउंटर में मारा गया, वो तो पीएचडी है। क्या अबू दुजाना की बात करिए, पीएचडी करके मिलिटेंट बनूंगा? अरे वो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ इंजीनियर हो, अगर वो शैतानी काम करता है और वो देश के खिलाफ काम करता है तो मारा जाएगा। उससे पीएचडी होने से क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान में जन्मा या अय्याशी के लिए आया। अपनी पीएचडी देश के लिए लगाइए ना सर, आप अपनी पत्रकारिता देश के लिए लगाइए। ऐसे लोगों को डिफेंड करने में क्यों लगाते हैं आप? मैं तो देश के लिए ही लगा रहा हूं। मैं इसीलिए कहता हूं कि मारधाड़ से अमन नहीं होगा। अमन तब लौटेगा जब आप रियल इशू को एड्रेस करोगे। रियल इशू पर आइए सर, देख लीजिए क्यों यहाँ पर बच्चे बंदूक अबू दुजाना जैसे आतंकवादी इशू नहीं है सर? मेरी बात सुनिए, हम कभी भी इस चीज को एनकरेज नहीं करेंगे। अबू दुजाना, सब्जार, बुरहान वानी, ये इशू नहीं है? आप सुनते नहीं है। इन इशू को सॉल्व नहीं करना चाहिए सर? जवाब दीजिए, मैं सुन रहा हूं। यार जनाब, यहाँ सेंटिमेंट है। मैडम महबूबा मुफ्ती ने भी परसों दिल्ली में कहा कि हमें आजादी का सेंटिमेंट रिप्लेस करना है। उन्होंने एंडोर्स किया। यहाँ तो लोगों में आजादी का सेंटिमेंट है। मैडम ने एनआईए रेड्स पर यह कहा कि दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, वी कैन नॉट अरेस्ट द आइडिया। हम आइडिया को अरेस्ट नहीं करते। उन्होंने हुर्रियत लीडरों पर वो कहा, उन्होंने डाउन प्ले वो किया। उन्होंने कहा कि हुर्रियत को अरेस्ट करने से मसले कश्मीर हल नहीं हो सकता, ना हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा 35 यहाँ पर तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा, मेरी बात सुनिए सर, पुलिस उनसे ऑर्डर लेती है सर, वो पुलिस भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थी। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? अपनी बात बताइए ना।
अरे जनाब आप सुनते ही नहीं है। नहीं सुन रहे हैं सर, आप सुन रहे हैं, सवाल पे नहीं आ रहे। एक पाकिस्तान से नौजवान आया से दिए इनामुल नबी को एड्रेस कर लीजिए। इनामुल नबी आपको मेरी बातें तो आपको पाकिस्तानी लग रही, पाकिस्तानी क्योंकि आप कह रहे हो सर, हम तो पाकिस्तान में जन्मा, पाकिस्तान से आया। अरे मैं अपनी चीफ मिनिस्टर की बातें दोहरा। अरे पहले इनामुल नबी, पहले अबू दुजाना की बात कीजिए। वो पाकिस्तान में जन्मा, पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तानी था, वो पाकिस्तानी पाकिस्तान का नहीं है जनाब। कहाँ का है वो? अरे जनाब वो पाकिस्तानी नहीं है, आपको पता ही नहीं होता कि हाँ वो यही आपका पड़ोसी है, पाकिस्तान से है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है। अरे आज पीओके हमारी पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है। अरे कमाल की बात है, पीओके से एक आदमी आता है, पीओके से पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है। अरे आप क्यों नहीं जाते पीओके? आप जाइए ना पीओके, आप जा सकते हैं, भाषण दीजिए ना। एक मिनट पीओके की बात नहीं, एक मिनट। इनामुल नबी अगर कोई शख्स कश्मीरियों को मार रहा है तो वो आपका दुश्मन है या दोस्त है, ये बताइए। वो आप देख लीजिए कश्मीरियों को किन्होंने, मैं क्या देख लूं, आप बताइए ना, किन्होंने चलाए, आप बताइए। अगर कोई शख्स कश्मीरी लड़कियों के लिए खतरा बन गया तो वो आपका दोस्त है या दुश्मन? हाँ या ना में जवाब दीजिए, मुद्दा मत भटकाइए। अगर कोई शख्स अय्याशी कर रहा है तो आपका दोस्त या दुश्मन है? रिएक्शन करने नहीं निकलते, खतरा होता था प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं निकलते। खतरा ठीक है, मैं आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे इसलिए मैं बोलूंगा। आप मुझसे बोल रहे हैं, आप बोलने नहीं देते, आप मेरे मुद्दे पे नहीं बोल रहे। अगर कोई कश्मीरी लड़कियों के लिए, कश्मीरियों की हत्या कर रहा है, कश्मीरी लड़कियों के खिलाफ वहां पर कंडक्ट कर रहा है तो आपका दोस्त है या दुश्मन? इस पर आप हाँ ना में जवाब नहीं दे पाएंगे, मुझे मालूम है। लेकिन मेरे साथ कमाल हक है, कमाल हक अबू दुजाना जवाब ही नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, अल्फाज में आपको कह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो आप 2 मिनट सुनिए। एक कश्मीरी होने के नाते मेरे को शर्म आती है कि आप अबू दुजाना जैसे कातिल, एक ऐसे आतंकवादी का समर्थन करते हैं। एक और से तो आप कश्मीरियत की दुहाई देते हैं, आप सुनिए मेरी बात, एक और से आप कश्मीरियत की दुहाई देते हैं, एक और से आप कश्मीर के सिंक्रेटिक कल्चर की दुहाई देते हैं, और दूसरी ओर से आप एक ऐसे आदमी की पैरवी कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में मीडिया में ये लश्कर तैयबा सवेरे से गूंज रहा है, जो कि लश्कर तैयबा से कुछ समय पहले निकला था और मिला था अल-कायदा के साथ में, और उस अल-कायदा जिसकी फिलॉसफी है कि अगर कोई आपके आइडिया से, अगर आपके आइडिया से नहीं मेल खाता है, कोई आपकी बात नहीं मानता है, वो आपका गुलाम है, वो आपका, उनकी लड़कियां, उनकी बहनें, उनकी औरतें आपका माले गनीमत है, आप उनके साथ में बेहुरमती करिए, आपका हक बनता है। तो क्या आपकी माता, आपकी बहनें, आपकी माओं, आपकी बेटियों के साथ में बेहुरमती करने वाला, आइडिया रखने वाला, उसका आप समर्थन करते हैं, आप उसका सपोर्ट करते हैं, या आप कश्मीर, आप सारे कश्मीर के नाम इनामुल नबी सपोर्ट करते नहीं करते वो हम इनामुल नबी नहीं तय करेंगे। आप ही बताइए, अबू दुजाना कश्मीर का दुश्मन था या दोस्त था? और दुश्मन था तो सेना के इस ऑपरेशन से क्या फायदा होगा कश्मीर को? आप मेरे से जी आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए, दुश्मन तो वो था ही, वो देश का दुश्मन क्या था, वो तो कश्मीरियों का दुश्मन था, जिसमें ये सारे कश्मीर का दुश्मन और देश का दुश्मन, जैसे सारे कश्मीर के टेररिस्ट जितने भी कश्मीर में बंदूक आतंकवाद फैला रहे हैं वो तो कश्मीरियों के दुश्मन है। ये तो इनामुल नबी क्यों नहीं ये बात करेंगे? कश्मीरी पिछले 30 सालों से सफर कर रहे हैं, कश्मीरी पिछले 30 सालों से जिंदा लाशें बन चुकी हैं। किसकी वजह से? ये कश्मीर के आतंकवाद, फौज तो बाद में आया, पहले तो बंदूक आई कश्मीर में, उसके बाद में इन्होंने ये करा, वो उनके दुश्मन है। ये बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? और ये बार बार बोल रहे हैं कि उसके समर्थन में लोग आए। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि जब भारत की फौज में भर्ती होते तो हजारों लोग आते हैं? कमल जी, हम इनामुल नबी को समझाने नहीं बैठे, हम इनामुल नबी आपको समझाने नहीं बैठे, आप नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आरएसएस आइडियोलॉग भी नहीं चाहिए। राकेश सिन्हा जी के पास चलते हैं। राकेश जी, इनामुल नबी नहीं समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनामुल नबी पूरा कश्मीर नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आतंकी और आतंकियों के आकाओं को अब यह बात समझ में आ रही है कि अब सेना छोड़ने वाली नहीं है, और एक के बाद एक जिस तरह से सेना इन आतंकियों को 72 हुरों के लिए जन्नत पहुंचा रही है, आपको लगता है बहुत जल्द इनके दूसरे आकाओं का भी नंबर आने वाला है और यह बात उनको समझ में आ रही होगी? दो बातें समझिए, दो परिवर्तन साफ दिखाई पड़ रहा है। पहला परिवर्तन यह है कि सेना का आत्मविश्वास बढ़ा इस मामले में कि सरकार ने उसको खुली छूट दी है। शाहनवाज जी ने ठीक कहा,
सेना और हमारी पार्लियामेंट्री फोर्सेज एक एक आतंकवादी को, चाहे वो घर में छिपे हैं कि बंकर में छिपे हैं या बाहर का पैसा लेके हुर्रियत के रूप में, वो भी आतंकवादी हैं। उनकी राजनीतिक गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं महबूबा मुफ्ती जी को बता दूं कि हुर्रियत के नेताओं की राजनीतिक गिरफ्तारी नहीं है, राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि जो हवाला का कारोबार कर रहे थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, जो विदेशों का पैसा ले रहे थे, भारत के संविधान का कानूनी और नैतिक दोनों उल्लंघन करने के कारण ससुर और दामाद दोनों जेल में हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो मानवाधिकार का हवा करने वाले लोग थे, राजनीतिक पार्टियां और बुद्धिजीवी, वह भी अपने बंकर में अब चले गए। उनको रियलाइज हो गया है। मेमन के समय में आप याद कीजिए, अफजल गुरु के समय में याद कीजिए, यहां तक कि बुरहान बानी के समय में याद कीजिए, अब इनके पास मानवाधिकार का पैरोकार नहीं है। और इमामुल नबी के आज के बयान से मुझे जारी हो रहा है, आज महबूबा के साये में छिपना चाह रहे हैं, उनके आंचल में छिपना चाह रहे हैं। आज ये हुर्रियत की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, आज ये अबू की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, ये आज महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा था कि जो लोग पत्थर फेंकने आते हैं, छोटे बच्चे जाते हैं, दूध लेने नहीं जा रहे हैं, वो चॉकलेट खरीदने नहीं जा रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं क्या? तीसरी बात मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि देखिए, कश्मीर में आतंकवादी जो आता है वो अयासी करता है। बहुत बड़ी बात आई है, कश्मीर की जनता को, पूरे देश की जनता का आभास हो। दुनिया में कहीं भी जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई कन्विक्शन नहीं होता है, उनका वो आतंकवाद को एक विचारधारा मानते हैं, उस विचारधारा अपना कैरियर मानते हैं और उसका लाभ उठाकर आसपास के लोगों को उनकी, मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि कश्मीरियों का अपमान होगा, लेकिन जो सेना ने कहा वो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। कश्मीर के लोग अब खड़े हो जाएं, इनको बाहर करें और लश्कर से जो भी संबंध रखेगा वो आतंकवादी है। ठीक है, लश्कर हमारा दुश्मन है, हमारा आतंकवादी है और सेना को पूरा अधिकार जो सरकार ने दिया, और मैं आज सेना का अभिनंदन करता हूं कि ऐसे आतंकवादियों को इसका जो सक्सेसर बना वह भी अपना तिथि नोट कर ले, किस दिन उसका जनाजा निकलेगा। ठीक है, मैं कांग्रेस से इस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, फिर आता हूं विशंबर दयाल आपके पास। नदीम जावेद, आपको लगता है कि वाकई सेना को जो फ्री हैंड दिया गया है अब उसका असर दिखने लगा है, और ये अगर पहले हो जाता तो शायद आज कश्मीर में जो हालात हैं ये हालात और अच्छे होते, या आपको लगता है देर आए दुरुस्त आए और ये रणनीति सबसे अच्छी है और आतंकियों को उनके ठिकाने लगाना, उनके मन में खौफ पैदा करना कहीं ना कहीं यह इशारा करता है कि स्टैंड लिया जा रहा है? सेना को हमेशा ही इस देश में फ्री हैंड रहा है और इस देश की सेना ने हमेशा ही जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस देश को बचाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इस देश का इतिहास भी इस बात का गवाह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो आपने सवाल उठाया कि क्या हालात बेहतर हो सकते थे, मैं केवल एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं आपके माध्यम से इस देश की जनता तक यह बात पहुंचे कि 2012 से और 2014 से और अभी के हालात इतने खराब हो गए हैं। तकरीबन 200 दिनों से कर्फ्यू चल रहा है, सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं। वहां पर जो टूरिस्ट आता था वो टूरिस्टों की संख्या 5.5 लाख थी 2012 में, अब 5,500 कर्फ्यू चल रहा है सर, और हालात कश्मीर के बद से बदतर होते जा रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, पीडीपी और बीजेपी का जो एलायंस है, बताइए, हम भी दिखाएंगे वो खबर। भाई आप तो शहीद कह रहे थे, बताइए, नहीं बताइए, हम भी दिखाएंगे वो खबर। कहां कश्मीर में कहां कर्फ्यू चल रहा है? हुसैन साहब शहीद कह रहे थे, मैं समझता हूं कि पीडीपी के आतंकवादी है, आपने शहीद, आप लोग शहीद कहने वाले लोग हैं, आपको अनजाने में निकल गया हो, लेकिन पीडीपी को रिप्रेजेंट करने का काम पीडीपी एक आइडिया कह रही है। पीडीपी के मुख्यमंत्री नहीं, आप सही कीजिए। नदीम जावेद आइडिया कह रही है। नदीम जावेद, कर्फ्यू कहां चल रहा है? चैनल पे बैठ कर कह रहे हैं कि कर्फ्यू कहां चल रहा है सर? कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू अभी तो नहीं चल रहा है। नहीं, 200 दिनों तक कर्फ्यू चला या नहीं चला? हालात खराब हुए नहीं हुए? क्या 6% कश्मीर में कहां पर कर्फ्यू है? ये 2014 में जो वोट का प्रतिशत था वो कर्फ्यू कब उठ गया? हालत खराब हो गई क्या? 200 दिनों का कर्फ्यू चला था। बुरहान वानी मारा गया, इसलिए हालत खराब हो गई। अबू मारा गया, इसलिए हालत खराब हो गई। आप बताइए, एक मिनट, वन भाई राकेश जी परेशान है। एक मिनट, दिक्कत क्या है? नहीं नदीम जावेद, दिक्कत क्या है? नदीम जावेद, एक मिनट, शर्मा जी मैं आप ही के पास आता हूँ, जवाब दे ले। नदीम जावेद, दिक्कत क्या है? 200 दिनों का कर्फ्यू कहां चला ये तो हमें मालूम नहीं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि उन्होंने शहादत कहा, उन्होंने कहा कि मैं शहादत नहीं कहा, वो भी कह रहे हैं। तीसरी चीज आप कह रहे हैं कि वहां पर हालात बेहतर नहीं हो पाए। तो सर हालात बेहतर नहीं हो पाए, आज लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई पहले क्यों नहीं लड़ी गई? आप कह रहे हैं सेना को फ्री हैंड दिया गया, उस समय सेना को फ्री हैंड क्यों नहीं था? जब यूपीए का शासन था उस समय तो ये चीजें नहीं दिख रही थी, उस समय तो बातचीत वाली बातें लग रही थी, उस समय तो आप बातचीत करने को बेकरार दिखते थे।
भाई हुर्रियत से बात कर ली जाए। आपके चैनल पे रिकॉर्डिंग होगी। शहनवाज हुसैन साहब ने शुरुआत में उनके मुंह से जाने ये गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि अबू दुजाना हो या आतंकवादी हो, कश्मीर के हालात खबर है, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। आतंकवादी मैं शहनवाज जी से पूछ लेता हूं, और अगर उन्होंने कहा है तो उन पर क्लियर कर देता हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया था, ऊपर आ गया है, आदत है इस तरह की बातें करने का, लगता है कि पर्सनल अटैक करने का। मैं कह रहा हूं वो आतंकवादी है, और उसकी बात को डिबेट को भटकाने वाले भी आतंकवाद के रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती शहीद नहीं मानती क्या? शहनवाज हुसैन साहब बुरहान वानी अरे आप क्या मानते नहीं मानती? जिनके आप साथ तो चरारे शरीफ में राजीव गांधी ने क्या आप मानते हैं को भेज दिया था, आपके साथ 400 आतंकवादियों को सिर्फ पैसे दिया था राजीव गांधी ने के दौर में। नदीम जावेद मुझे लगता है आपने अपनी बात कह ली। मैं शहनवाज जी की बात कर लूं। शहनवाज जी आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद में जाता हूं। विषय को भटकाते हैं, यही काम कांग्रेस कर रही है। डिबेट हो रही है आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की। शहनवाज जी दुजाना के मारे जाने पर पूरा देश खुश है, और कांग्रेस विषय से डिबेट को भटकाना चाहती है। शहनवाज जी उनका कहने का मतलब है वो ठीक है, आप अपनी बात क्लियर कर दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हालात अच्छे हैं तो इतनी टेंशन क्यों है वादी में? वही बता रहे हैं देश की जनता को पीडीपी की क्या लाइन है, उसी बुरहान वानी हो या दुजाना हो या हुर्रियत के लोग, बीजेपी भी चलना शुरू जो लोग पैसा लेकर घूमते थे वो हो। बुरहान वानी से नदीम जावेद ऐसे बात नहीं हो पाएगी। वन बाई वन बात करते हैं। आप तो इतने सिंसियर स्पोक्स पर्सन है, मुख्यमंत्री ने बोला आप तो इतने सिंसियर स्पोक्स पर्सन है। मैं आता हूं, आपको दोबारा मौका दूंगा। आप इतने वो बेकरार क्यों हो रहे हैं बोलने के लिए? मैं दूंगा मौका आपको। नदीम जी बुलाया है तो आप मेरे रेस्पेक्टेड गेस्ट हैं, आपको मौका दूंगा बोलने का, लेकिन सब एक साथ बोलेंगे, सब एक साथ बोलेंगे तो दिक्कत होगी। एक एक करके शहनवाज हुसैन आप अपनी बात पूरी कर ले, मैं विशंबर दयाल के पास जाऊंगा, राकेश सिन्हा के पास जाऊंगा। शहनवाज 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा हूं आज आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई है। आप गौरव जी, आप क्या कांग्रेस से अपेक्षा करते हैं? जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दें, जिनके बयान से पाकिस्तान जिस बयान का मिसयूज कर ले, उससे कोई अपेक्षा है कि ये अबू दुजाना के मारे जाने पर नरेंद्र मोदी की सरकार का अभिनंदन करेंगे? बल्कि ये तो विषय से भटकाएंगे। इनामुल नबी आते हैं, वो भी विषय को डिबेट को भटका देते हैं, और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहते हैं क्या पराक्रम हुआ, सेना तो पहले ही कर रही थी। अरे बहुत बड़ा पराक्रम हुआ है। यह अमरनाथ यात्रियों का कातिल था अबू दुजाना। अमरनाथ यात्रियों की शहादत का बदला लिया गया। अबू दुजाना को जमींदोज किया गया। अबू दुजाना हो या बुरहान वानी हो, ये लोगों को संदेश गया कि जो बंदूक उठाएगा भारत के खिलाफ उसकी जगह कब्र में होगी, उसके माथे पर गोली लगेगी। और सेना को पूरी आजादी है, एनआईए को आजादी है कि पत्थरबाजों से निपटे। मुझे जवाब देने का मौका दे रहा हूं सर आपको। एक मिनट, वन बाय वन। वो आतंकवादियों को सख्ती से निपटे। हमारी सरकार टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मैं एक एक्सपर्ट व्यू लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास नदीम जावेद। एक एक्सपर्ट व्यू में विशंबर दयाल जी से ले लेता हूं। इनामुल नबी मुझे जवाब दीजिए। मैं दूंगा मौका सर, मैंने आपको बोला, आपको मैंने बुलाया है तो मैं आपको मौका दूंगा। मुझे एक एक्सपर्ट व्यू लेने दीजिए, फिर मौका देता हूं मैं आपको। विशंबर दयाल साहब, क्या वाकई सेना को इस वक्त जो फ्री हैंड दिया गया उससे पहले भी दिया गया था, और जो सेना कर रही तारीफ तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर इससे पहले किया जाता तो ज्यादा अच्छा अभी हालात रिजल्ट नहीं होते? देखिए गौरव, आप लोग पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, और मैं आप लोगों की इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये देश की जो सेना है, इसकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये 93 से एक मुहिम से वहां 93 में जब से आरआर राष्ट्रीय राइफल खड़ी की थी, मैं तब की बात पे आऊं, ये 89 से जब हम इंडक्ट किए थे, तब से सेना बड़ी सच्ची निष्ठा से, सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी सच्ची निष्ठा से आतंकवाद का सामना कर रही है। ठीक है, ये मैं आपको अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये अबू जो आज दुजाना की जो है ये 17वां कमांडर था, तो 16 भी तो किसी ने मारे होंगे। ये सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम पहले दिन से सच्ची निष्ठा से कर रही है। आप उन जिन लोगों ने शहादत दी है सन 90 में, जिन लोगों ने 2000 में शुरू में शहादत दी है, आप उनको ये नहीं कह सकते वो लोग मतलब नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे, आप समझे नहीं। देखिए, आप पॉलिटिकल लेवल पे जो काम करना है पॉलिटिशियंस का, नहीं साहब मैं बिल्कुल समझता हूं,
बीजेपी और कांग्रेस ने जो लड़ाई लड़नी है, आप अपनी पार्लियामेंट में लड़िए। आप सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस को एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में कभी किसी सरकार ने नहीं रोका। आप मैं नहीं, पिछले 15 चीफ साहब, 1 मिनट, मैं शाहनवाज साहब 10 चीफ बुलाइए, पिछले 10 चीफ बुलाइए, 10 नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बुलाइए। अगर एक नॉर्दर्न आर्मी कमांडर कह दे मुझे किसी ने रोका था, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ साहब, गलत बात है। लेकिन जो बात असलियत है वो मैं उस असली बात कर रहा हूं। अच्छा, आज क्या और आज के दिन बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन साहब, जो आज की बात है उस पर साहब, आज की जो अलग बात है उस पर आ जाते हैं। आज के दिन सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के अंदर बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत अच्छा है। देखिए, और इसीलिए जो टेररिस्ट उनकी जो लिस्ट है उसको जिस तरतीब से वो लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, तो आपको जो ये है इसकी आपको दाद देनी पड़ेगी कि जो आज ऑपरेशंस है इसमें कोऑर्डिनेशन है, इसके अंदर एक मैं कहूंगा कि कंप्लीट साइंटिफिक, जैसे कहते हैं ना, एक लॉजिकली एक ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये कह देना कि सिक्योरिटी फोर्सेस को उसने रोका, इसने सर, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, इस डिबेट में किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने आप सुनिए सर, मैं आपको सर कह रहा हूं तो नहीं सर, मैं आपको सर कह रहा हूं, इसका तो रिस्पेक्ट रखिए। मैं आपको कह रहा हूं कि इस डिबेट में ना तो सेना की कॉम्पिटेंसी पे किसी ने सवाल उठाया, ना सेना के पराक्रम पर किसी ने सवाल उठाया, और ना किसी ने कहा कि इससे पहले सेना ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आज कुछ अलग है, आज इनफ्लो अच्छा है, इंफॉर्मेशन का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो कहीं तो बैकएंड कोई काम कर रहा होगा जिसने पहले नहीं किया, जिसने पहले नहीं किया। देखिए साहब, नहीं साहब, आप देखिए साहब, आप सेना, एक मिनट साहब, हम 1955 सर सेना पे कौन सवाल उठा रहा है? 1955 से नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी से लड़ रहे हैं, सरकारों की तरह अभी की गवर्नमेंट भी टेररिज्म के खिलाफ मजबूती से नहीं लड़ रही है, तो कह दें सर आप भावुक हो रहे हैं। लेकिन नहीं, सेना पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने सवाल नहीं उठाया। नहीं सर, किसी ने सवाल नहीं उठाया, कोई सवाल उठा भी नहीं सकता। जो सवाल उठाता है उससे हम सवाल पूछते हैं सर। लेकिन सवाल यह है कि अगर आज रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं आप खुद मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन अच्छा है, आप मान रहे हैं कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मुझे बताइए ना, सोना किसने मारे? नहीं तो वही तो आप खुद कह रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेशन अच्छा है। कार्रवाई कर दी, आप 2 बार बिल्कुल चलिए ठीक है सर, वी रेस्पेक्ट योर व्यूज, I also respect your view. I respect your views. But I just want to clarify. Okay, no problem, sir. Forces in operations have planned their operation and पूरा इंटेलिजेंस हो, होम मिनिस्ट्री हो, ठीक है सर, बिल्कुल, और ये हम भी मानते हैं सर। ठीक है, डिबेट आगे बढ़ा, कश्मीर के हो सर, डिबेट आगे बढ़ा, फोर्स हो, सेना हो, सबका कोऑर्डिनेशन है, शहनवाज साहब, मजबूत इरादे के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक सेना है, कोई पार्टी हो इस देश में जहां भी टेररिज्म होगा, सेना को डिप्लॉय कर देना। अच्छा सर, ये बताइए, कोई भी पार्टी हो, किसी की भी। अच्छा सर, ये बताइए, अबू दुजाना को मारा जाना कितनी बड़ी कामयाबी है? अबू दुजाना को मारा जाना बहुत अच्छी कामयाबी है। हम कह रहे हैं मजबूत इरादे वाली सरकार है, पूरी लड़ाई वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, पूरी दुनिया के पटल पर हम लड़ रहे हैं, मेरी भी सुन लीजिए, पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। एक मिनट पूरी कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए। हम यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्स, नदीम जावेद एक मिनट जो बता रहे हैं, सबका कोऑर्डिनेशन बना के पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको 2 दिन तक मॉनिटर किया है, उसकी पूरी मैं आ रहा हूं। सीआरपीएफ ने कॉर्डन दिया है, उसके बाद जो विशंबर दयाल जी आप कहना चाहते हैं कम से कम कामयाबी है। ठीक है, नदीम जावेद, अब सवाल ये है कि अगर मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। ठीक है सर, ओके, शहनवाज जी एक मिनट। नदीम जावेद बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए, फिर मैं राकेश नक पास बोलता हूं, बोलिए। गौरव जी, मुझे 3 बातें कहनी है। आपने वायदा किया था कि आप मुझे समय देंगे, लेकिन आने में बहुत समय ले लिया आपने। मुझे 3 बातें कहनी है। राष्ट्रवाद की बार बार भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार बनी हुई है। मैं केवल एक बात कहता हूं, इस देश में अगर कोई राजनीतिक दल आतंकवाद का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, इंदिरा जी से लेकर राजीव जी से लेकर बेअंत सिंह जी से लेकर हजारों लोग, कश्मीर हो, पंजाब हो, आसाम हो, मारे गए। इसलिए सवाल उठाना और राष्ट्रवाद के ठेकेदार बनना मैं समझता हूं पूरी तरह से गलत है, नंबर 1। नंबर 2,
बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कश्मीर में हम बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। सेना पर कहीं कोई सवाल उठा नहीं रहा है। सेना पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे जज्बे और जुनून और दीवानगी के साथ काम करती है, करती रहेगी। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि वैचारिक धरातल पर अगर आपने पीडीपी के साथ गठबंधन किया है, पीडीपी की सरकार चल रही है, उनका बुरहान वानी पर स्टैंड क्या है? आज जो आतंकवादी मारा गया है उस पर पीडीपी का क्या स्टैंड है? जो दूसरे राज्य के हालात है उस पर पीडीपी का क्या स्टैंड है? हुर्रियत के साथ वो ये कहते हैं कि हम आपका स्टैंड फारूक अब्दुल्ला पे क्या है कि अगर केंद्र में और राज्य में आपका स्टैंड क्या है की सरकार है, आपने समझौता नहीं किया हुआ है, शहनवाज भाई आप सुन लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका समझौता नहीं है, जवाब दे दीजिएगा। फारूक अब्दुल्ला का स्टैंड क्या है ये भी बताइए। आप बात सुनिए, आप बताइए कि पीडीपी के साथ और फारूक अब्दुल्ला का भी बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड को भी बताइए। आतंकवाद पर शहनवाज हुसैन साहब आपकी पार्टी का, बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या स्टैंड है? दिल्ली में कुछ कहते हैं और कश्मीर में कुछ कहते हैं। क्या स्टैंड है? स्टैंड है राज्य में भी आतंकवादियों को जड़ से खत्म करेंगे, आतंकवाद को जड़ मूल से मिटाएंगे, यही स्टैंड। चलिए यहाँ पर मेरे राकेश सिन्हा मैं आपके पास आ रहा हूं। आजादी की लड़ाई यहाँ पर कमल हाथ साहब कह रहे हैं कि आप फैक्ट्स गलत रखे जा रहे हैं, तो फैक्ट सही कर लेते हैं, फिर राकेश आता हूँ। फैक्ट्स गलत रखे जा रहे हैं ये कमल हाथ। देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीडीपी बीजेपी सरकार का जो गठबंधन है वो गलत है, वो ठीक है, वो शायद वैचारिक रूप से गलत है। लेकिन मैं कांग्रेस के रिस्पेक्टेड प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस और मुफ्ती मोहम्मद सईद की हुकूमत गठबंधन में थी कश्मीर में, उस टाइम पे जो पीडीपी का स्टैंड था, पॉलिटिकल स्टैंड था, कश्मीर के बारे में राय थी, उस राय में और आज के राय में क्या कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल वही स्टैंड जब आपके साथ में सरकार थी, वही स्टैंड आज जब बीजेपी के साथ में सरकार है। अगर ये उस टाइम पे सही थे, आज गलत कैसे हुए? या अगर आज ये गलत है तो फिर उस टाइम पे सही हो ही नहीं सकते हैं। आप ये छोड़ दीजिए। बाकी मैं दयाल साहब को भी विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आर्मी अपना काम कर रही है, बड़े एफिशिएंटली कर रही है, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि जनरल हुडा ने कश्मीर में पब्लिकली माफी मांगी थी। बांडीपुर में जब बंकर पे हमला हुआ था तो आपके हाथ उस टाइम पे बांधे गए थे, सर नीचे करके हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को निकलना पड़ा था। जब सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थरबाजों ने हमले करे तो उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आप सर झुका के बाहर जाइए, इनके साथ में रिटायर। जनरल हुडा साहब कब थे आर्मी कमांडर? जनरल हुडा साहब ने कोर्ट मार्शल कब किया? 2014 में, 2014 अक्टूबर में। साहब सर एक सेकंड मेरे को आप कंप्लीट। मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्मी तो अपने एज एन इंस्टीट्यूशन तो किसी काम में कोई कोताही नहीं बरेगी, लेकिन आपको ये बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि पॉलिटिकल एक इंटरफेरेंस होती रही है आर्मी के काम में, सिक्योरिटी फोर्सेस के काम में कश्मीर में। ओके साहब ऐसे मत बोलो। ओके मैं राकेश सिन्हा के पास जाना चाहता हूं, एक कमेंट वो करना चाहते हैं, उसके बाद आता हूं। सर राकेश सिन्हा जी, तो यहां पर आर्मी पर सवाल कोई नहीं उठा रहा और आर्मी लगातार इस देश की रक्षा के लिए खुद आर्मी के जवान अपनी शहादत दे रहे हैं, इससे बड़ा उनके वो और त्याग क्या हो सकेगा? तो आर्मी पर सवाल उठा देना कि आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे, ये नहीं है सवाल। हम पॉलिटिकल विल पावर की कर रहे हैं सर, कि पॉलिटिकल विल पावर आज का कुछ अलग है जो पहले नहीं थी, और क्या उसका रिजल्ट भी दिख रहा है अभी? देखिए, सवाल आर्मी पर उठाने का नहीं है और आर्मी पर किसी को कोई डाउट नहीं है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा, सब लोग यहाँ कह रहे हैं। सवाल यह है कि एक पॉलिटिकल इकोलॉजी होती है, जिस पॉलिटिकल इकोलॉजी में आप काम करते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसका मैं 2 उदाहरण बताता हूँ। 1980 के दशक में आर्मी को वीजी वर्गीज कमेटी क्यों बनानी पड़ी? ये आर्मी पर एक मानसिक दबाव था। आर्मी पर गलत आरोप लगाया गया, पॉलिटिकल पार्टीज और रूलिंग पार्टी उसकी रक्षा नहीं कर पाई। आर्मी को अपने से बाहर जाके वर्गीज साहब के नेतृत्व में कमेटी बनानी पड़ी। इस तरह के अनेक अवसर आए जब आर्मी का आत्मविश्वास तोड़ा जा रहा था। आर्मी को मालूम नहीं था कि वो कैसे कदम उठाए। आज जब आर्मी चीफ ने घोषणा की कि अब डायलॉग का समय खत्म हो चुका है, अब तो इनको बुलेट से बताना पड़ेगा, ताकत से जवाब देना पड़ेगा, इस रियलिटी को कैसे आप भूलेंगे? विपक्ष ने हल्ला मचाया, सरकार ने कहा हमारा आर्मी चीफ ठीक बोल रहा है। यह होता है पॉलिटिकल इकोलॉजी। जब आर्मी चीफ की राजनीतिक दखलंदाजी नहीं थी, आर्मी चीफ ने उस रियलिटी को अभिव्यक्त किया। आर्मी भी भारत का हिस्सा है। हम अपने जवानों को वहां बेवजह शहादत के लिए नहीं भेजते हैं। हम अपने जवानों को इसलिए भेजते हैं कि तुम जाओ आतंकवादियों को मारो और सूरवीर बन के वापस घर आओ। ये उस किस रेजिम में कितना मरा उसका सवाल नहीं उठता है। एक दूसरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, देखिए कश्मीर नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीपी की बात कहते हैं, हमने पीडीपी को नाच दिया। जो लोग गांव से आते जानते हैं, जानवरों के नाक में हम रस्सी डालकर उसको नाच कर रखते हैं,
इससे जानवर सीधा नहीं होता लेकिन कंट्रोल में रहता है। आज पीडीपी को नाथने का काम किया है। पीडीपी अपर हैंड लेकर नहीं चल रही है। उसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जब तक मुफ्ती जी बोल दे, कोई और बोल दे, बोलते रहे, लेकिन कश्मीर में वही हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी ताकतें चाहती हैं। आपको मालूम नहीं कश्मीर की घाटी में क्या क्या हो रहा है? इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। कश्मीर में तो फिर आप लोग कांग्रेस पार्टी को निशाना क्यों बनाते हैं जब वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी का ठेका क्या बीजेपी ने ले रखा है? सबसे ज्यादा नेता तो हमने आतंकवादी के बेदी पे चढ़ाए। मैं एक बात, हाँ, मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए पॉलिटिकल इकोलॉजी क्या होता है। नदीम साहब, आप तो एक अच्छे राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। आप एक जवाब दे दीजिए। आपको शोभा दिया जब आपका सर्वोच्च नेता किसके पास गया था जेएनयू में? देश के 10 टुकड़े होने वाले नारा, कश्मीर की आजादी का नारा लगा था कि नहीं लगा था? क्या कर रहे थे राहुल गांधी? पूरा देश जवाब मांग रहा है और कब इतिहास उनको माफ नहीं पकड़ लिया होता आपने कि किसने नारा लगाया? मेमन को फांसी की सजा मिल रही थी। पकड़ लिया होता आपने? आज तक मेमन को फांसी की सजा मिल रही थी। अरे छोड़ दीजिए ना, क्या पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे हम, वो अलग बात है, लेकिन मेमन को और पकड़ लिया फांसी की सजा मिल रही थी। ये सारे बुद्धिजीवी आपके लिए अवार्ड वापस आपके साथ है। डिबेट में आप यही कहते हैं। अरे आप एक बात बता दीजिए। आज तक आप नहीं। देखिए राहुल गांधी ने जो गलती की उस गलती के लिए इतिहास माफ नहीं करेगा। हालांकि रोज गलती करते हैं। राहुल गांधी की गलतियों को जोड़े तो पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो जाएगी। अरे उनकी गलती से देखिए, उनकी गलती से देश को और हमें कम नुकसान हो रहा है, आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए, वो नहीं बोल पाएंगे। देश को जो नुकसान होना हो ऐसा मत बोलिए। असली चरित्र देश में इम्यूनिटी डेवलप कर लिया है। खाली राष्ट्रवाद राहुल गांधी से कांग्रेस का जो नुकसान हो रहा है, हम तो फायदे में। राहुल गांधी कांग्रेस के बने रहे, वो अध्यक्ष बन जाए। ठीक स्टैंड लिया था राहुल गांधी ने, बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया। नहीं, आप राहुल सेवा कीजिए, राहुल जी का गुणगान कीजिए, राहुल जी का महिमा मंडन कीजिए। हम भी यही चाहते हैं। राहुल जी का महिमा मंडन होते रहना चाहिए। पुलिस आपकी है, राहुल जी का आत्मविश्वास हालात से है। आप चलिए ठीक है, राकेश डालने की बात नहीं है, ये सिद्धांत की बात है, विचार की बात है। ठीक है। नदीम जावेद मैं आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। नदीम जावेद आप जवाब दीजिएगा जानबूझकर। नदीम जावेद, लेकिन रुके राकेश जी थैंक यू। मुझे बताया जा रहा है कि आपको कहीं जाना है, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शाहनवाज जी के पास आता हूं। शाहनवाज जी, ठीक है, राहुल गांधी के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं हम, तो सेना के पराक्रम की बात कर रहे हैं, हम अबू दुजाना की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस तरह से अबू दुजाना को मार के सेना ने एक आतंकवादी से छुटकारा दिलाया कश्मीर को। लेकिन जब हमारे नेता उसी मुद्दे पर सवाल उठाने लगे, जब नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने लगे, तो सवाल उनसे भी पूछा जाता है। मैं नदीम जावेद से पूछूंगा कि खून की दलाली का शब्द किसके लिए यूज किया गया था राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन सर सवाल यह भी उठता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके बावजूद आपकी और पीडीपी की सरकार पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं और उसके पहले भी सवाल उठते थे। एनआईए की जांच है, एनआईए कह रहा है कि पीओके में जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है उसको बंद करो। महबूबा मुफ्ती कर रही है कि नहीं, तो ट्रेड के रास्ते तो और खोलने चाहिए, बंद हम नहीं करेंगे। तो सर कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं कि आप में और उनमें नहीं जम रही है और कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है। गौरव जी देखिए, सवाल यह है जो मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता नदीम साहब ने कहा कि उनके नेताओं की शहादत हुई है, लेकिन आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा किसने कहा? किस पार्टी के नेता ने कहा? इनके पार्टी के नेता ने कहा, संदीप दीक्षित ने। इनकी पार्टी के लोगों ने खून की दलाली कही, इनकी पार्टी के लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा दिया। इनके एलाइज उमर फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार एक मजबूत कमिटमेंट के साथ जा रही है और यह सही है कि हमारे सेना का पराक्रम कभी कम नहीं रहा, लेकिन आज मेजर गोगोई को यह अधिकार था कि वो पत्थरबाजों से निपटे। किसने सवाल उठाया उस पर? सेना पर कभी हम विपक्ष में थे, हमने कभी सवाल उठाया? लेकिन ये विपक्ष में रहने का मतलब कि आप सेना पे सवाल उठाइए, भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाइए, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है। कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है आपका, लालू जी नीतीश जी पर, वो अलग हो गए, आप परेशान हो गए, आपके एमएलए का विश्वास आप पे टूट रहा है, हमला कीजिए हम पर। लेकिन कम से कम कश्मीर पर, आतंकवाद पर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर, इस पर कम से कम अलग राय मत रखिए। इससे आपके बोलने से लोग नाराज होते हैं जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल अलग राय नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आपकी और आपके अलाई के बीच भी कुछ मुद्दों पर अलग राय है। ये मानते हैं आप नहीं मानते? पीडीपी और आपके बीच हाँ, मैं उस पर भी आता हूँ, मैं उस पर बस
30 सेकंड दे दें। अब तो राकेश सिन्हा जी चले गए, बीजेपी की तरफ से मैं आपको इसमें पक्ष रख दूं अपना। मैं आपको कह दूं कि क्या ये जग जाहिर नहीं है कि पीडीपी और हम अलग अलग पार्टी हैं? ये जग जाहिर नहीं है, उनके विचार हमारे विचार अलग हैं। हम लोग हैं व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। हमने दल के लिए नहीं, हमने देश के लिए सरकार बनाई है कि ये संदेश दुनिया में जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक इलेक्टेड हुकूमत है। अभी भी धारा 370 पर और कई मुद्दों पर हमारे और पीडीपी के मतभेद हैं। कई मुद्दों पर निर्मल सिंह की राय और महबूबा मुफ्ती की राय अलग अलग है, लेकिन आतंकवाद पर, आतंकवादियों पर, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई पर हमारी और पीडीपी की राय अलग नहीं। ठीक है। हम आतंकवादियों के खिलाफ अगर खात्मे के लिए निकलते हैं तो जम्मू कश्मीर का पुलिस भी हमारे साथ होती है, पैरामिलिट्री फोर्स भी साथ होती है, और ये लड़ाई बड़ी है। इसमें राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के लोग आकर इस पर भी सियासत करते हैं, बार बार कहना हमने शहादत दी, हमने शहादत दी। शहादत दी इसलिए कि सेना के आर्मी चीफ का अपमान करेंगे। आप शहादत देंगे तो क्या सब कसूर आपके माफ कर दिए जाएंगे? इसलिए आज एक बड़ी लड़ाई है, अबू दुजाना मारा गया है। दूंगा सर, दूंगा। ये एक बड़ी लड़ाई है, इसमें साथ रहिए। आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा मत बोलिए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खून की दलाली मत बोलिए, और टीवी पर आकर इस तरह से अबू दुजाना नहीं, सर मैं इससे पहले कि नदीम जावेद के पास जाऊं, और विषय को भटकाने का काम इनामुल नबी का है, कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं करना चाहिए। गौरव जी, जो मैं बात कह रहा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस टीवी डिबेट को हो सकता है कुछ आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी जिम्मेवार लोग देख रहे हो सेना के। मैं ये बताना चाहता हूं कि सेना का एक दस्तूर है साहब, और उस दस्तूर के खिलाफ जब भी कोई बोलता, दस्तूर यह है कि अगर मुझे कल नॉमिनेट कर दिया जाए कमांडर, तो मैं बोलता हूं आई एम नॉट वर्थ माई सॉल्ट अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो जो उसमें फिर वो नहीं सोचता कि पॉलिटिशियन क्या सोच रहा है, कांग्रेस क्या सोच रही है, और मत सोचने दो। और मैं इस देश का भला इसी में है कि सेना के जो लीडर्स हैं, जूनियर लीडर से सीनियर मोस्ट लीडर तक, उनका इज्जत कीजिए, और उनको यह मत कहिए कि उस पार्टी ने रोका, क्योंकि सैनिक नहीं रुकता, वो कहता आई एम नॉट वर्थ माई सॉल्ट अगर मैंने कार्रवाई नहीं की। आर्मी चीफ को सुरक्षा गुंडा कहा कांग्रेस के नेता ने, एक हवलदार ये बोलता है कि ये जिम्मेवारी मुझे दे दी है, बस कहा कि नहीं, मैं अपनी कहते हैं नहीं, नमक इज्जत और मान के लिए लड़ता है, किसी के कहने से नहीं रुकता। अगर कोई पॉलिटिशियन से रुकता, अगर रोकता है कोई लोगों को, क्योंकि हमारे दिमाग में मत आइए पॉलिटिक्स, मत आइए पॉलिटिशियन, मत आइए। और अरेस्ट कीजिए शाहनवाज साहब, अरेस्ट कीजिए संदीप दीक्षित को, मैं आपके साथ चलूंगा। उसने सेना के चीफ के खिलाफ बोला, FIR दर्ज कीजिए, अरेस्ट कीजिए। कांग्रेस के लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, और हमें रोक रहे हैं कि हम कांग्रेस के, लेकिन ये मत बोलिएगा क्योंकि आपकी सेना आपके देशवासी से बहुत अलग है, और वो इसलिए लड़ती है कि हम आप कहते हैं आप ऐसी भावना पार्टियां नहीं देती, भावना कांग्रेस रोक सकती ना बीजेपी और जो महबूबा ने बोला ऐसी भावना को रोकिए, ऐसे विचार को रोकिए। आप क्या चाहते हैं? ठीक, एक मिनट सर, एक मिनट शहनवाज जी, हम उसका एक मिनट सर, नदीम जावेद, जो बात शहनवाज जी कह रहे थे और जो बात अभी विशंबर जी कहेगा उसी पे आते हैं। आपको क्यों दर्द हो रहा है? उसी पे आते हैं। कांग्रेस के खिलाफ बोलने पर दयाल साहब क्यों परेशान है? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलने पर नहीं परेशान। अरे साहब आप बोलिए, कांग्रेस को ले जाइए, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। नहीं साहब, कांग्रेस का नेता उनको सड़क छाप गुंडा कहे साहब, और अगर हम कांग्रेस की FIR दर्ज कीजिए। दयाल साहब आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। FIR साहब, मुझे ये एक मिनट शहनवाज साहब, मुझे दिक्कत है। FIR दर्ज कीजिए, उसने तौहीन की है, बोलना नहीं रोक सकते। शहनवाज साहब FIR दर्ज कीजिए। मुझे लगता है हम डिबेट में दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम डिबेट में दूसरी तरफ जा रहे हैं। एक मिनट शहनवाज जी, अगर मेरे सामने संदीप दीक्षित होते मैं बताता उसको। नहीं सर, प्लीज संदीप दीक्षित इस डिबेट में नहीं तो जवाब नहीं दे पाएंगे। नदीम जावेद जवाब दे रहे हैं। एक मिनट डोंट कोट एनी, प्लीज शहनवाज जी डिबेट आगे बढ़ाते हैं। शहनवाज जी डिबेट आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट इनामुल
इनामुल नबी मेरे साथ है। नहीं ठीक है सर, एक मिनट सर, समझने समझाने का मौका अभी आएगा, तब समझेंगे समझाएंगे जब साथ मिलेंगे, लेकिन अभी हम डिबेट कर रहे हैं, हम बहुत सीरियस इशू पे बात कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं। खिलाफ ना बोलूं मैं बिल्कुल बोलिए सर, और कांग्रेस से भी हम सवाल करेंगे, और कांग्रेस के पास भी मौका है बोलने का। नदीम जावेद, नहीं एक मिनट, डिबेट आगे बढ़ाते हैं। नदीम जावेद, सेना पर अगर कोई इस देश में पॉलिटिक्स करेगा तो देश की जनता ही नहीं उसको छोड़ेगी, और शायद कांग्रेस का इसीलिए यह हाल हो रहा है, क्योंकि खून की दलाली अगर नहीं बोला था राहुल गांधी ने तो वो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, क्योंकि अगर संदीप दीक्षित ने सेना पर सवाल नहीं उठाया था सेना अध्यक्ष पर, तो वो भी रिकॉर्ड्स है हमारे पास। मणिशंकर अय्यर नहीं गए थे हुर्रियत नेताओं से मिलने, तो वो तस्वीरें भी हैं। सोच साहब ने बुरहान वानी के बारे में क्या कहा था, वो भी हमारे पास है। आपके मुंबई के नेता, मुंबई से तो आप अच्छे परिचित हैं, संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर क्या कहा था, वो आपने भी देखा होगा। तो ये कौन से लोग हैं यार, कौन से लोग हैं सर? राहुल गांधी से लेकर संजय निरुपम तक ये कौन से नेता हैं जिनको कांग्रेस मानती है कि ये सेना पर क्या कहा इन्होंने, कौन से अच्छे शब्द कहे सर? और क्या इससे सेना के मनोबल पर फर्क नहीं पड़ता है कि एक ऐसी पार्टी जितने इतने सालों तक देश पे शासन किया, देश में सत्ता में रही, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है? गौरव भाई देखिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारा कमिटमेंट बहुत पक्का है, और भारत की सरकार जो कुछ भी करेगी, सर कमिटमेंट शब्दों में भी तो दिखाई पड़े ना, पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार के साथ खड़ी रहेगी। मगर गौरव जी बात सुन लीजिए, मगर क्या हमें सवाल उठाने का अधिकार भी नहीं सर? है? शब्द लहजा क्या होना चाहिए सवाल उठाने का? शब्द कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? को चुप कराना चाहती है, मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूं। भाई पंजाब में इतना आतंकवाद था, किसने संजय निरुपम तक कार्रवाई नहीं की आप लोगों ने? कश्मीर में इतना आतंकवाद था, उस आतंकवाद को कार्रवाई करो ना, कम करने का काम, कश्मीर का जो आतंकवाद था उसको किसने किया था? उसको कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ था। और तीसरी बात, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही, सर्जिकल स्ट्राइक को जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाजार में बेचने की कोशिश की, कीजिएगा 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सिंह जी। अरे सर मैं आपसे सबूत नहीं मांग रहा हूं, और ना हमने इस सरकार से सबूत मांगा। इस सरकार में आपसे सबूत मांगे क्या किया था? और आप देश सर सबूत मांग रहा है कोई क्या आपसे? फौज के जरिए की गई सर्जिकल स्ट्राइक को, और नहीं सर, हम तो मान रहे 10 बार किया होगा, सबूत हम नहीं मांग रहे, सबूत नहीं मांग रहे। नहीं सर, हम दूसरे मुद्दे पे ना जाए। नदीम जावेद, लेकिन लहजा क्या था? राहुल गांधी, संजय निरुपम, सोच साहब, मणिशंकर अय्यर, ये क्या कह गए? संदीप दीक्षित क्या कह गए? स्ट्राइक हुई नहीं। नहीं, राहुल जी ने क्या कहा? खून की दलाली। राहुल जी ने कहा शहीदों की शहादत के साथ आप क्या कर रहे हैं, यही तो सवाल उठाया था। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हम सलाम करते हैं हिंदुस्तान की फौज को। आपको अभी भी शक है? आपको अभी भी शक है? करेंगे, आप पूरे देश में उसका प्रचार करेंगे, उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस देश की जनता का सम्मान है, इस देश की जनता का और इस देश की फौज का। पत्थरबाजों पर आपके नेता क्या कहते हैं? वो पत्थरबाज जो आतंकियों को शील्ड करते हैं, नदीम जावेद, उनके बारे में कहते हैं बच्चे हैं, भटक गए होंगे सारे पॉलिटिशियन। गुलाम नबी आजाद, एक मिनट, विशंबर जी प्लीज, प्रूफ नहीं विशंबर जी प्लीज हम प्लीज एक मिनट। गुलाम नबी आजाद पत्थरबाजों के बारे में क्या कह गए? आपको आपने पढ़ा, बच्चे हैं वो, बच्चे हैं जो आतंकवादियों को शील्ड कर रहे हैं। पत्थरबाजों पर क्या राय कांग्रेस पार्टी की, बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैं आ रहा हूं शहनवाज जी, इसके बाद आता हूं। देखिए मेरी बात, कृपया, मैं अगर मुझे 30 सेकंड का समय दे दीजिए, खामोशी से अगर मौका मिल जाएगा तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि कश्मीर के हालात 2014 तक बहुत अच्छे थे। 2014 में आप उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड है। गलत बता रहे हैं 2010 में इतना लंबा कर्फ्यू, आपको 200 दिन का कर्फ्यू याद था, 2010 का कर्फ्यू याद नहीं था सर। 2010 का कर्फ्यू भूल गए आप, मिसलीड कर रहे हैं। 2010 का कर्फ्यू भूल गए आप। के हालात ठीक कैसे होंगे, इस पर काम करने की आप पत्थरबाजों पर अपनी राय दीजिए मुद्दे पर। मैं मुद्दे पर राय दीजिए, पत्थरबाजों के बारे में कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? मेरे पास और भी गेस्ट हैं, इनामुल नबी हैं, शहनवाज जी हैं, और भी लोग हैं। पत्थरबाजों के बारे में हमारी स्पष्ट राय है, जो भी व्यक्ति फौज पर हमला करेगा वो आतंकवादियों को समर्थन और सहयोग देने की बात कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, एकदम लाइन ठीक है, ठीक है। तो फिर आप ये बता रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद का स्टैंड कांग्रेस से अलग था। शहनवाज जी, देखिए गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, मुझे पता नहीं है। ठीक है, आप पता करिएगा सर, प्लीज पता करिएगा। मुझे लगता है आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आपको पता करना चाहिए। दिक्कत ये है कि डिबेट को भटकाने की जरूरत नहीं है। अबू दुजाना मारा गया, डिबेट इस पर है, और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई चल रही है। इनामुल नबी साहब तो आते ही हैं डिबेट को भटकाने के लिए, लेकिन कम से कम अब नदीम जावेद साहब अगर कह रहे हैं कि उनका स्टैंड आतंकवाद पे ऑफिशियल स्टैंड है,
ऑफिशियल स्टैंड है तो फिर राहुल जी को खून की दलाली नहीं कहनी चाहिए, मेजर गोगोई के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैंने खून की अपने दलाली जनरल, सेना के जनरल का अपमान करने का अधिकार किसी भी पार्टी को नहीं है। हम सियासत करने के लिए नहीं, ये हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज कर चुके हैं, किनारा कर चुके हैं, एक बड़ी लड़ाई है, इस पर सियासत मत कीजिए। यहाँ पर कश्मीर के अंदर अमन हो, शांति हो, इसकी भी कोशिश है, लेकिन आतंकवादी पूरी तरह उनका खात्मा हो। जनरल रावत ने जो कहा था, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो आतंकवादी बंदूक उठाएगा उसका उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। हुर्रियत के नेता अगर हवाला के जरिए पैसा लेंगे तो एनआईए कानून के हिसाब से काम करेगी, और ये काम हो रहा है। इस काम को आज अप्रिशिएट करने की जरूरत है, आज इसको सराहने की जरूरत है। इसका कोई क्रेडिट बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार मैं आपका ही मैसेज लेके जाता हूं इनामुन नबी के पास। इनामुन नबी, मैं आपका ही सवाल लेके जाता हूं। इनामुन नबी, शहनवाज जी ने बहुत कम शब्दों में मेरे ख्याल से बहुत क्लियर कर दिया कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इस देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जिसमें हम अवाम इत्तेहाद पार्टी को भी शामिल करते हैं, आप करते हैं कि नहीं करते आप अभी बताएंगे। क्या एक लाइन नहीं होनी चाहिए नेशन फर्स्ट, और कोई अगर देश पे हमला करेगा तो उससे बातचीत करने बैठेंगे या उस पे हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे? समय कम है, सीधा मुद्दे पर जवाब चाहिए मुझे। मैं यही फिर से दोहराऊंगा अपनी बात कि 30 वर्षों से तो हम मिलिटेंट्स को मारते आए हैं ना। अगर मिलिटेंट को मिलिटेंट्स क्या करने आए थे जो मारा गया? ये पता है कि सर मेरी बात सुनिए ना, अब आप टाइम जाया कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर सोल्यूशन है, कितने वर्षों में मिलिटेंसी खत्म होगी, ये शहनवाज जी से पूछिए। नहीं, शहनवाज जी से पूछूंगा मैं। आप बताइए मिलिटेंट्स के साथ क्या बिहेव करना चाहिए? उनको बैठा के खाना खिलाएं, उनकी पूजा करें, या उनके खिलाफ कार्रवाई करें? क्या करना चाहिए? हेलो इनामुन नबी, आवाज आ रही है? हेलो जी जी, अब आ रही है। क्या अगर कोई देश के खिलाफ गन फायर करे, देश के खिलाफ काम करे, तो उसके आवाज नहीं आएगी, उसके साथ क्या करे? और एक छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई आपके घर पे हमला करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं उस वक्त? आपका क्या रिएक्शन होता है? जनाब ये देश के खिलाफ नहीं है, ये एक मुद्दे के लिए है, मुद्दे को हल कराने के लिए कोई गन उठाता है और लोगों को मारता है। सर, आप भी एक मुद्दे के साथ राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, तो आप भी गन उठा लेते हैं। आपने क्यों पॉलिटिकल पार्टी बनाई? मैं इसीलिए कह रहा हूं, हमें मुद्दे पर आना चाहिए, रियल इशू को एड्रेस करना चाहिए, ताकि यहाँ बच्चे गन ना उठाए या पत्थर ना चलाए। अगर अब मिलिटेंटों को मारना ही सोल्यूशन है, मेरी बात सुनिए, अब अगर मिलिटेंटों को मारना ही सोल्यूशन है, शहनवाज जी से कहिए, शहनवाज जी से कहिए कि मिलिटेंसी खत्म हो रही है। 2000 पत्थरबाजों को आप जनरलाइज करके कश्मीर की जनता बता रहे हैं, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप क्यों भूल रहे हैं कि 2014 में 70% कश्मीरी लोगों ने वोट डाले? वो कौन लोग थे? और आप 5000 पत्थरबाजों को जनरलाइज करके कश्मीर की जनता बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप गुमराह कर रहे हैं और अपने कन्विक्शन को बिट्रे कर रहे हैं। ये बात नहीं है। बात ये है कि आप असल बात सुनना नहीं चाहते हो, वो मुझे मेरी असल बात आप मेरे को क्या असल बात समझाएंगे? सारी असल बात पता है, किसी को असल बात पता नहीं है। थोड़ी ना समझा पाएंगे। बेचारे लाखों कश्मीरी पंडित अपने घर से बाहर है, इनको असल बात पता नहीं है। मेरे को क्या समझाएंगे? आपको असल बात पता है। कश्मीरी पंडित तो यहाँ बस रहे हैं। अरे कितने बस रहे हैं? दिल्ली क्या बस रहे हैं कश्मीरी पंडित वहाँ पे? आपको पता 7 लाख कश्मीरी पंडित आपकी वजह से आप लोगों ने गन वालों को इनवाइट करा। समय खत्म हो चुका है, लेकिन कश्मीर के बाहर समय खत्म हो चुका है, लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ आज इस डिबेट का अंत करना चाहते हैं। डिस्क्लेमर यह है कि हम किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में और किसी भी परिस्थिति में सेना पर सवाल नहीं उठाते, सेना की क्षमता पर सवाल नहीं उठाते, चाहे वो आज से 50 साल पहले की सेना हो, चाहे आज की सेना हो। सवाल उस वक्त की और आज की पॉलिटिकल विल पावर और पॉलिटिकल लीडरशिप पर उठाने पड़ते हैं, क्योंकि उनके कुछ डिसीजन कहीं ना कहीं वहां भी इफेक्ट करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सेना जिस तरह से अभी तक काम करती आई है, आगे भी काम करती रहे और इसी तरह आतंकवादियों का सफाया करती रहे, क्योंकि इन आतंकवादियों का यही कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट है। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।